नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में हिस्सा लिया है। योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को काटा। उन्होंने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर संदेह करेगा। योगी ने कहा, वे दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दुनिया में वेदों को लेकर दुनिया में दुष्प्रचार किया गया। कुछ लोगों ने वेदों को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ है, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर धड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था, भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है, और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश, उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे, इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में लाइट मेट्रो के संचालन की दिशा में तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया है। वहीं इसको लेकर सीएम योगी ने मोदी का आभार जताया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया। सभी को बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई। इससे पहले अयोध्या में 3 नवंबर को संतों के बीच केशव ने अपने भाषण में पुराने नारे की याद दिलाई और कहा था, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। ये सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान से मिले इशारों से ये साफ हो गया कि राम की नगरी अयोध्या के बाद बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर अड़िग है। आपको बता दें, जो तमाम बैठकें हुई उसमें बार बार हिंदुत्व का एजेंडा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। इस बात का जिक्र केंद्रीय आलाकमान के साथ साथ जो प्रदेशीय आलाकमान है की तरफ से भी सामने आ चुका है। और ऐसे में बेहद खास केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट जब हम आपको बता रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का कद क्या है। सूबे की सियासत में बहुत बड़ा कद है। मुख्यमंत्री की रेस में थे, हालांकि सियासत का गणित बिगड़ा और मुख्यमंत्री की रेस बाहर हो गए, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से एजेंडा सेट करने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, वो देखने वाली बात है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक करने के अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। 16 नवंबर को महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक का ऐलान किया था। जिले में धारा 144 लगने के बाद यह फैसला किया गया। इसमें देश भर से महासभा के पदाधिकारियों से शामिल होने का आह्वान किया गया है। इससे जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान 29
नवंबर को यात्रा निकालने का आह्वान करने वाली नारायणी सेना के 4 पदाधिकारियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इधर महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उनको छोड़ा गया। गौतम ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से धारा 144 लगाने के कारण अपने घरों में जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने जलाभिषेक कार्यक्रम को स्थगित करने का भी ऐलान कर दिया। Of December 2021, we will do Jalabhishek of Bal Gopal Ji at the real Janmasthan of Lord Krishna in the Idgah premises, which falls at the border of the Krishna Janma temple and the Idgah premises. Due to security problems raised by the administration, a very concerned administration, we have decided to cancel the program because the administration has not given us permission to hold this program on that day during that time due to the sensitivity that is being there, that is getting increased. सुरेश हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से पूरा ये प्रकरण निकल करके सामने आ रहा है, क्या इसको डिप्टी सीएम के बयान से करके देखा जाए या उससे अलग कर दिया जाए? धारा 144 लागू हो गई है, आह्वान है प्रशासन का तमाम लोगों से घर पे जलाभिषेक कीजिए और ये भी कहा जाता है कि कार्यक्रम जिसके डर के चलते ये तमाम चीजें हुई हैं वो स्थगित हो चुका है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं, मथुरा में जिस हिंदू महासभा और कई संगठनों ने ये आह्वान किया दिसंबर को जम्मू के पास जो नजदीक में मस्जिद है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक करेंगे और विजय उत्सव बनाएंगे। उसी को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पे जब जो बातें चलने लगी तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और जिला प्रशासन तुरंत इस मामले को लेकर के एक मीटिंग की और मथुरा जिले में धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ साथ डीएम-एसएसपी ने बयान जारी करके ये आदेश और ये अपील लोगों से की है कि वे इस तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और वह शांतिपूर्ण व्यवस्था में अपना समय जिए और साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। वही उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा कि जो भी असामाजिक तत्व जो भी संगठन इस तरह का कार्यक्रम ये अफवाह फैलाएगा या अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट सामने आया, जिस तरह से आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट सामने आया है उसको लेकर के फिर लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार अयोध्या के जैसी जो है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा ये सरकार के द्वारा इस तरह की एक मुहिम जो है फिर से मथुरा में भी चलने वाली है, जिसको लेकर के जिस तरह से अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको यहाँ पर रोकेंगे सुरेश। अनुराग जी, जनता टीवी पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरीके से तमाम तरह के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने काशी अयोध्या के बाद मथुरा का जिक्र किया है, इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अभी उसको एहसास हो गया है कि अब वो चुनाव हार चुकी है। उसने देखा पूर्वांचल में जिस तरह की समाजवादी की भीड़ उसने देखी, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लाखों की भीड़ थी रात भर तक। अब वो बुंदेलखंड की भीड़ देख रहे हैं तो उनकी नींद उड़ गई है। उन्हें पता है उनकी सत्ता जा रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो अब इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। उसने कोविड काल में जो दर्द झेला है, महंगाई बेरोजगारी की जो मार झेली है और जिस तरह से यहाँ किसानों को रौंदा गया है, महिलाओं का चीरहरण हुआ है, वो उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इसका जवाब जरूर देगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। भारतीय जनता पार्टी किधर भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं भटकेगा। वो भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी, सत्ता से हटा देगी। और लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अनुराग जी कि सपा हिंदुत्व के एजेंडे को सेट नहीं करना चाहती है या जातिगत पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर रही है? वो भी तो फॉलो कर रही है ना इस पैटर्न को। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है अनुराग भदौरिया से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से अपनी राय साझा करी है इस ट्वीट को लेकर। उन्होंने कहा कि दिखाने को कुछ है नहीं तो ढिंडोरा किस बात का पीटेंगे, हिंदुत्व का एजेंडा सेट हो रहा है बीजेपी की तरफ से। सुरेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बांदा में विजय रथ यात्रा की शुरुआत करी। अखिलेश यादव ने पुलिस लाइन से विजय रथ जीआईसी मैदान लेकर पहुंचे, जहां पर जनसभा में पहले से मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। आपको बता दें, अखिलेश यादव के साथ में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और अपना दल के कृष्णा पटेल भी बांदा पहुंची हुई हैं। यहां अखिलेश यादव ने सपा नेताओं से किसानों के मुद्दे पर बातचीत करी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आधे अधूरे बनने की बात भी कही और यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा
2022 में बीजेपी को हटाना है। बीजेपी ने बुंदेलखंड में कोई काम ही नहीं किया। महंगाई आसमान छू रही है। मैं देख रहा हूं जहां तक इस मैदान में हमें सरों पे लाल लाल टोपी दिखाई दे रही है। यहां से बाएं से लेकर के पीछे तक और दाईं तरफ जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। और ये समर्थन कह रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, बुंदेलखंड की जनता यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? और कहां हमारे किसानों को कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान की पैदावार जो होगी हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं। बुल, उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी रवाना होने से पहले शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के नेहरू कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे थे। यहां पर सीएम धामी ने शहीद मेजर के घर के आंगन की मिट्टी लेकर शहीद सम्मान यात्रा को रवाना किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम की संज्ञा दी है, जिसमें हम प्रत्येक शहीद के घर के आंगन से मिट्टी लेकर राजधानी में निर्माणाधीन सैन्य धाम में इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर आज मैं खुद शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचा। सुश्री प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ जाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा और उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि करते हैं। आज उनका जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस के दिन
मैं अपनी तरफ से बहुत उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व एड्स दिवस के मौके पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोविड में अच्छे कार्य करने वाले कोविड वॉरियर्स को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया है, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और एड्स के लिए जागरूकता भी जरूरी है। दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वैच्छिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बड़ी गंभीरता से काम करते हैं। इन सभी को सम्मानित करना। भाजपा की ओर से 4 दिसंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस भी राहुल गांधी की रैली करा सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिसंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड आ सकते हैं। दिल्ली से लौटे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने इसके संकेत दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। भाजपा के तमाम बड़े नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। ऐसे में नेताओं की जोर आजमाइश भी तेज हो चुकी है। नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में बाहरी बनाम स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा गर्मा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दलों में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी सीट से टिकट की दावेदारी करे, ये उसका हक है। लेकिन लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में घमासान चल रहा है। इन दिनों लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठ रहा है। ऐसे में सीट पर प्रत्याशी तय करने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लालकुआं विधानसभा सीट से नवीन दुमका भाजपा से वर्तमान विधायक हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने भी लालकुआं से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी की दावेदारी से नवीन दुमका खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने अन्य दावेदारों को बाहरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बाहर के प्रत्याशी हैं, उनको अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की सीट को बाहरी और भीतरी माना जाता है। देखिए, जितने प्रत्याशी कमल का फूल बना रहे हैं, उनका कमल का फूल मेरे ही काम आना है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और बाकी छोटा राज्य है, सबकी जानकारी सबके पास है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा के अंदर के लोग टिकट मांगते हैं, उनका स्वाभाविक अधिकार है, क्योंकि पार्टी की निश्चित प्रक्रिया है। समय के साथ नेतृत्व बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ नए लोग तैयार होते हैं, नए लोगों को अवसर मिलता है, स्वाभाविक प्रक्रिया। बाकी जो बाहर के प्रत्याशी हैं, उनको अपना जहाँ रहते हैं वहाँ के विषय में सोचना चाहिए, वहाँ के विषय में बताना चाहिए। लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा से तैयारी कर रहे दूसरे उम्मीदवार हैं पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी। उनका कहना है कि पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी का विषय है कि वे किस प्रत्याशी को कहां से टिकट देती हैं। ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि कौन बाहर का, इस पूरे राज्य में, इस पूरे प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि इस छोटे से राज्य में जहां पर भी पार्टी जिसको जो तय करती है वो वहां से चुनाव लड़ता है। जिसको जहां पर पार्टी, ये पार्टी हाईकमान, पार्टी का एक केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है, कौन कहां पर, क्योंकि हम सब एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारी एक विचारधारा, उस पर हम सब लोग पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। ये विषय कहीं नहीं है, विषय गौण है। ये कौन कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, इस तरह की बातें करने वाले कौन है, किस तरह के लोग हैं, मैं इस विषय में नहीं जानता। लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा किसे टिकट देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लालकुआं विधायक नवीन दुमका ने अपने ही पार्टी के नेताओं को बाहरी बताकर पार्टी को टिकट पर विचार करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। जब तक टिकट फाइनल नहीं होता, तब तक इस सीट पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छाया रहेगा, जिससे इस सीट पर भाजपा की राह में मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।